हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये आज हमारी व्यापम पीवाईक्यू सीरीज की 21वीं क्लास है। इससे पहले हम 20 क्लासों में 20 सिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कि आपका 12 नवंबर 2025 को हुआ था, उसकी जो सेकंड शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है गेहूँ की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 10% बढ़ जाती है। यदि एक परिवार 220 रुपये खर्च करता है तो वे अब कितना गेहूं खरीद सकते हैं। द व्हीट प्राइस राइजेस फ्रॉम 20 रुपीज पर केजी टू 10% हाइयर इफ ए फैमिली स्पेंड 220 रुपीज, हाउ मच व्हीट कैन नाउ दे बाय। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है गेहूं की कीमत 20 रुपये से 10% बढ़ गई, तो 20 रुपये पे 20 रुपये का 10% कितना होता है, 2 रुपये, है ना। 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपये। अगर गेहूं की कीमत 2 रुपये बढ़ जाएगी तो अब गेहूं की कीमत कितनी हो जाएगी, 22 रुपये। अब आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक परिवार यदि 220 रुपये खर्च करता है तो वे अब कितना गेहूं खरीद सकते हैं। देखिए, तो 220 रुपये खर्च करता है एक परिवार और गेहूं की कीमत कितनी हो गई है, 22 रुपये पर केजी। तो यानी कि 220 रुपये में कितना गेहूं आएगा, 10 किलो गेहूं आएगा। यानी कि एक परिवार अब कितना गेहूं खरीद सकता है 220 रुपये में, 10 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ती है फिर 20% घट जाती है। आपसे कह रहा है वस्तु की कीमत में कुल परिवर्तन बताइए। तो आप बेसिक से कैसे करेंगे, जैसे मान लिया हमने ओरिजिनल कीमत 100 रुपये है, तो क्वेश्चन में कह रहा है पहले 20% बढ़ती है, तो 20% बढ़ेगी तो 100 का 20% कितना होता है, 120, 120 हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फिर 20% घटती है, तो 120 का 20% निकालेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 120 में से 24 रुपये माइनस करेंगे तो अब कीमत कितनी बचेगी, 96 रुपये। यानी कि 100 रुपये ओरिजिनल कीमत थी, अब कीमत कितनी बची है, 96 रुपये बची, यानी कि 4 रुपये घट गई। और 100 पे जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट किस में आता है, परसेंटेज में। यानी कि आपकी कीमत में क्या परिवर्तन आया, कीमत 4% घट गई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कीमत में जो है कमी होती है। जो भी और नेट चेंज आता है वो किस में आता है, माइनस में आता है, नेगेटिव आता है। कैसे, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, x² अपॉन 100%। अगर आपसे जब भी नेट चेंज पूछे कि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ती है फिर 20% घटती है, तो उसमें नेट चेंज क्या आता है, वस्तु की कीमत हमेशा कम हो जाती है। तो इसमें x² अपॉन 100%, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 100% हम करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 400/100, यानी कि 4%। 400/100 कितना आ जाएगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति की आय 400 रुपये है, इनकम कितनी है, 400 रुपये। आगे आपसे क्या कह रहा है, वह 300 रुपये खर्च करता है, यानी कि खर्चा एक्सपेंडिचर कितना है, 300 रुपये। आगे आपसे कह रहा है वह कितने प्रतिशत हिस्सा बचा लेता है, यानी कि व्यक्ति की हमें सेविंग बतानी है, किसमें, परसेंटेज में। यदि एक व्यक्ति की इनकम 400 रुपये है और वो 300 रुपये खर्च करता है तो सेविंग कितने की करता होगा, 100 रुपये की। आपको परसेंटेज में बताना है। तो टोटल इनकम उसकी कितनी है, 400 रुपये, यानी कि 100 रुपये इनकम है उसकी और वो 400 रुपये इनकम है और 100 रुपये बचा लेता है। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25%, यानी कि उसकी बचत कितनी है, 25%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पहली बात है वर्ग का क्षेत्रफल पता रहना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि a²। क्वेश्चन में कह रहा है यदि आप वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दोगे, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/5, यानी कि वर्ग की भुजा अगर 5 है तो बढ़ा के हम कितनी कर देंगे, 6। 20% बढ़ाने पे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक इसकी वैल्यू, एक ही। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहता है, भुजा का स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। यानी कि पहले वर्ग की भुजा 25 थी, क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 36, यानी कि कितना बढ़ गया, 11। किस पे निकालते हैं, ओरिजिनल पे। तो ओरिजिनल कितना था, 25, यानी 11 बढ़ गया 25 पे, और 100 पे कितना बढ़ जाएगा, इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 4 बार,
यानी कि 44%, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक से। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला भी रहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये अब फॉर्मूला रहता है। अगर आपको फॉर्मूले से निकालना हो तो फॉर्मूले से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। x प्लस वाई यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100 और परसेंट। 20 और 20 कितना आ जाएगा 40%, और 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400, 400 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4%। 4% यानी कि टोटल कितना आ गया 44%। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक शर्ट की अंकित कीमत कितनी है 100 रुपये, इसे 20% की छूट के बाद बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 800 रुपये की चीज़ है और आप उस पर 20% की छूट दोगे, यानी कि वो कितने बिकेगी 80% में बिकेगी। 800 का 80% कितना होता है 800 इंटू 80/100। इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसिल। 80 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा 64, यानी कि 640 रुपये। ऐसे भी कर सकते थे आप। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज़ है तो आप 1 की छूट दोगे तो कितने में बेचोगे 4 में। लेकिन उसकी अंकित कीमत कितनी है 5 नहीं है, उसकी कीमत कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 800 रुपये, यानी कि 160 गुना। तो यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो भी कितना हो जाएगा 160 गुना, यानी कि 640। आप वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक किसान सहकारी संस्था ने 5 गायों की दैनिक उत्पादन लीटर में इस प्रकार दर्ज किया 6, 7, 8, 9, 10। माध्यिका बतानी है आपको, क्या मीडियन बतानी है। आपको डेटा दिया हुआ है और इसकी मीडियन बतानी है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। कोई भी हमको डेटा दिया हुआ है उसका मिडिल टर्म क्या कहलाता है, वही माध्यिका हमारी कहलाती है। लेकिन मिडिल टर्म निकालने से पहले डेटा क्या करते हैं हम उसको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद जो हम उसमें देखते हैं कि क्या मिडिल टर्म में वही हमारी माध्यिका हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 6, 7, 8, 9, 10 ये डायरेक्ट पहले से ही लिखा हुआ है किसमें बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें देख लेंगे क्या मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो 8 के आगे भी 2 संख्याएं और 8 के पीछे भी 2 संख्याएं, यानी बीच की संख्या यही है 8, तो 8 ही क्या हो जाएगी हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कौन सा टर्म माध्यिका होगी। तो 5 संख्याएं दी हुई हैं हमें, तो हमको मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे n + 1/2, 5 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 3rd, यानी कि जो भी हमारा तीसरा टर्म होगा वही हमारी क्या होगी माध्यिका। और तीसरा टर्म क्या है 1, 2, 3, यानी कि क्या है 8। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 8, 8 ही हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यदि वर्ग अंतराल असमान है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे। पहला ऑप्शन है वर्ग मध्य बिंदु का उपयोग करें और आवृत्ति घनत्व के साथ जोड़ें। वर्ग सीमाओं का उपयोग करें, संचयी आवृत्ति का उपयोग करें, केवल वर्ग चिन्ह का उपयोग करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब वर्ग अंतराल असमान रहता है तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, वर्ग के मध्य बिंदुओं को यूज करके बनाते हैं और आवृत्ति घनत्व के साथ जोड़ते हैं। जब मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं आपको ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा। अभी आपको तब तक याद रखना है कि जब वर्ग अंतराल असमान रहता है तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, हमेशा वर्ग के मध्य बिंदुओं का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ रहा है tan 20 किसके बराबर है। tan 20 डिग्री sin 20 डिग्री के, cot 20 डिग्री के, cos 70 डिग्री के और sin 70 डिग्री के। तो tan 20 किसके बराबर रहता है, cot 70 डिग्री के बराबर। कैसे रहता है देखिए दोस्तों, ये बचपन में आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश रहता है और ये फोर्थ चतुर्थांश रहता है हमारा। जो पहला चतुर्थांश रहता है उसमें सारी वैल्यू क्या रहती हैं पॉजिटिव रहती हैं, और दूसरी चीज जो द्वितीय चतुर्थांश रहता है उसमें केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव रहता है। तृतीय चतुर्थांश रहता है उसमें क्या पॉजिटिव रहता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। चतुर्थ चतुर्थांश रहता है उसमें क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव रहता है। अब आपने पढ़ा होगा बचपन में कि 90 और 270 पे क्या वैल्यू चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती हैं, साइन हमारा जो है साइन थीटा वो किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, या कॉस थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा में।
ऐसी टेन थीटा, टेन किस में चेंज होता है हमारा, कॉट थीटा में, या मैं बोलूँ कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। ऐसी सेक थीटा हमारा किस में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में। किस में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में। तो आपको याद रखना है साइन किस में बदलता है, कॉस में, या कॉस किस में बदलता है, साइन में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं ऐसे। टेन किस में बदलता है, कॉट में, ऐसी कॉट किस में बदलता है, टेन में। ऐसी सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, या कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। ऐसे यहाँ पे टेन पूछा है, तो टेन किस में चेंज होगा, टेन किस में चेंज होता है हमेशा, कॉट में चेंज होता है। यानी कि टेन 20 डिग्री बराबर किसके होगा, कॉट 70 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, चेन्नई में एक टावर की सीरीज का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। प्रेक्षक के, यदि प्रेक्षक से आधार की दूरी 50 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई बतानी है। देखिए आपसे कह रहा है एक टावर है, ठीक है, ये उसका बेस है। इस टावर के बेस से 50 मीटर की दूरी पर क्या है, प्रेक्षक है, और उससे उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, टावर का 60 डिग्री बन रहा है। कितना, 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई पूछी है। आपको ये हाइट बतानी है टावर की। देखिए हमको पता है कि टेन बराबर क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। और हमको टेन में किसकी वैल्यू दी है, 60 में। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, √3, या बटे में 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि √3 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और आधार क्या है हमारा, 1। यानी कि अगर हम टेन 60 डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा क्या रहता है, √3, और हमारा आधार क्या रहता है, 1। यानी कि इनकी साइड का रेशियो क्या रहता है, √3:1। ये हमको एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 50। तो हमको √3 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50√3। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। तो आपको याद भी रखना है कि टेन जो 60 डिग्री रहता है, देखिए जो टेन 60 डिग्री रहता है उसमें भुजाओं का रेशियो क्या रहता है, ये वाली भुजा कितनी रहती है, √3 रहती है, ये वाली भुजा 1 रहती है, और ये वाली भुजा क्या रहती है, 2। आपको इनमें से कोई भी एक भुजा दे देगा और क्वेश्चन में क्या करेगा, आपसे बाकी कोई भी चीज पूछ लेगा। जैसे इसमें सपोज आपको टावर की ऊंचाई आधार दिया था, इस दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको दे देगा टावर की ऊंचाई, और आपसे आधार, उस टावर की आधार से दूरी पूछ लेगा। जैसे मैंने दे दिया है क्या आपसे, कि एक टावर है, उस 10 मीटर ऊंचा एक टावर है, जिसके आधार से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो उसकी x की वैल्यू बताइए। है तो हमको x की वैल्यू बतानी रहेगी। तो हमको पता है 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा √3 रहती है, और उससे सटी हुई साइड क्या रहती है, 1 यूनिट रहती है। तो √3 यूनिट की वैल्यू हमको क्या दी है, 10 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10/√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे कह रहा है 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई क्या है, देखिए आपसे कह रहा है 40 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है, इससे इमारत के, एक ही इमारत है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है इमारत की ऊंचाई क्या है। तो हमको पता है टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, और टेन रहता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि ए वाली वैल्यू अगर 1 यूनिट है तो ए वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 1 यूनिट। अब आपसे क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू पता है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 40। तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। यानी कि इमारत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो आपको याद रखना है 45 डिग्री जो है वो हमेशा 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या रहती है, 1 यूनिट रहती है, क्योंकि ये हमारा कितना रहता है, 90 डिग्री, और ये वाला भी कितना रहता है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना रहता है, 180 डिग्री। अगर यानी कि ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना बचेगा, 45। यानी कि दोनों साइड आपस में क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। दो कोण बराबर रहती हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर रहती हैं। यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जीवा कॉर्ड वृत्त में किन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड होता है। तो जीवा क्या रहती है, हम जानते हैं कि जैसे कोई सर्कल है तो सर्कल में जीवा क्या रहती है, अगर हम वृत्त के परिधि पर, ये वृत्त की परिधि रहती है, हम परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लें
और उनको आपस में मिला दें तो वो क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा। कहीं भी ले लें हम दो बिंदु, हमने ये दो, एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, इन दोनों को मिला दें तो क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा। यानी कि जीवा क्या रहती है, परिधि पर स्थित दो बिंदु, सरकमफ्रेंस पर स्थित दो बिंदु, ये हमारी क्या कहलाती है, जीवा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही। सरकमफ्रेंस पर स्थित दो बिंदु ही क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 8,000 रुपए की राशि को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित किया गया, एक वर्ष बाद कुल ब्याज बताना है। यानी कि 8,000 रुपए हैं और आपने उसको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, तो आपसे कह रहा है एक वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो हमको पता है कि पहले साल जो रहता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर रहते हैं। अगर हम पहले साल की बात करें तो पहले साल में जितना साधारण ब्याज मिलेगा उतना ही क्या चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, सेम ही रहते हैं। तो 8,000 रुपए हैं और 10% क्या है ब्याज की दर, तो एक साल में हमें कितना मिलेगा, 8,000 का 10%, और 8,000 का 10% कितना रहता है, 800 रुपए। यही आपसे अगर सवाल में एक साल की जगह 2 साल पूछता और आपको मूलधन कितना दे देता, 8,000 रुपए, तो हम कैसे निकालते, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा हमको, 8,000 रुपए, 8,000 का 10% यानी कि 800 रुपए। अगर 2 साल की बात करें तो दूसरे साल हमें कितना मिलेगा, मूलधन का 800 रुपए मिलेगा, और फिर चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज, तो हमें फिर इसका मूलधन का भी 10% मिलता है, सॉरी ब्याज का भी 10% मिलता है, यानी कि 80 रुपए। तब हमको टोटल ब्याज कितना मिलता, 1,680 रुपए, अगर 2 साल की बात करता। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक ही साल के लिए पूछा गया है, तो एक साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 800 रुपए, और आपसे साधारण ब्याज पूछा होता तो भी 800 ही आता। नेक्स्ट देखते हैं। 40,000 रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर दिया गया, 5 वर्षों में कुल ब्याज कितना मिला, 14,000 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखिए हमको 5 वर्ष साधारण ब्याज हमको पता है कि हर साल बराबर बराबर मिलता है। अगर 5 वर्षों में आपको कितना ब्याज मिला है, 14,000 रुपए ब्याज मिला है, तो मैं आपसे पूछूं एक वर्ष में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा। एक साल का अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो कितना हो जाएगा, हम 14,000 को 5 से भाग देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 2,800 रुपये। यानी कि एक साल में आपको 2,800 रुपये ब्याज मिला है 40,000 रुपए के ऋण पर, तो ब्याज की दर कितना हो जाएगी, हम देख लेंगे। 2,800 इस 40,000 का कितना है, तो 2,800 40,000 का कितना इंटू 100%, ऐसे निकालते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो ही कट रहा है, और कट रहा है क्या, ये 7 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 7 बार। 40,000 था ना, 1 जीरो और लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ही कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना है, 7%। ब्याज की दर कितनी आ गई, 7%। 7% को ही हम क्या लिख सकते हैं, 7/100 लिख सकते हैं, यानी कि 0.07। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक किताब 315 रुपए में बेची गई, ये सेलिंग प्राइस है, जिसपे 30% की छूट दी गई थी, यानी कि डिस्काउंट दिया था आपने 30%, और आपने उसको किताब को 30% डिस्काउंट के बाद 315 में बेचा था। आपको अंकित मूल्य बताना है। देखिए ये मैंने मान लिया अंकित मूल्य, और ये मान लिया मैंने उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। आपसे कह रहा है आपने 30% की छूट दी थी। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100 या 3/10। 3/10 का मतलब क्या होता है, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 10 रुपए है तो आपने उस पर 3 की छूट देके उसको बेचा कितने में, 7 में बेचा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपने उसको कितने में बेचा, 315 रुपए में। कितने गुना है, 7 चौको 28, 3 बचे 7 बना 35, 315 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 45 बार। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस आया है वो कितने गुना है, 45 गुना है। तो हमने मार्क प्राइस 10 माना है, वो भी कितना हो जाएगा, 45 गुना, यानी कि 450। यानी कि उस किताब का अंकित मूल्य कितना था, 450 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अभिषेक को पहले 10% वेतन वृद्धि मिलती है, उसके बाद 5% का बोनस मिलता है, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बेसिक से कैसे करेंगे हमने मान लिया अभिषेक का वेतन कितना था, 100 रुपए था, पहले उस पर कितनी 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि हुई तो वेतन कितना हो गया होगा, 110 रुपए। 100 का 10% कितना रहता है, 10 ही रहता है। फिर आगे 5% का बोनस मिलता है। 110 पे अगर 5% की वृद्धि करेंगे तो 110 का 5% कितना होता है, 5.5। कैसे निकालते हैं, 110 का हम 10% निकालेंगे, कितना आएगा 11, लेकिन हमको कितना 5% ही चाहिए, तो 11 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 5.5, यानी कि 115.5। यानी कि अभिषेक का वेतन 100 रुपए था, बढ़ के कितना हो गया 115.5, यानी कितने की वृद्धि हो गई, अभिषेक के वेतन में हो गई 15.5
5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और 100 पे जो कोई भी वैल्यू आती है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आती है, यानी कि अभी से क्या है, कुल कितनी बढ़ जाएगी, 15.5%। इसको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएंगे, 2 जीरो आएंगे, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.155, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको इसको फॉर्मूले से देखना चाहते हैं तो फॉर्मूले से क्या होगा, 10 कोई संख्या पहले 10% बढ़ी फिर 5% और बढ़ी, तो इसमें क्या करते हैं, हम सक्सीसिव निकालते हैं, x + y इंटू एक्स वाई अपॉन 100 इंटू %। तो अगर हम इससे करेंगे तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा 10 + 5 + 10 इंटू 5/100। इससे सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 15.5%। एक फॉर्मूले से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आगे की क्लास में हम आगे की शिफ्ट में आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अपना कोई भी सजेशन हमको देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।